दोस्तों यार, ब्रह्मांड की बात तो छोड़ ही दीजिए। अगर हम अकेले अपनी ही आकाश गंगा में तारों को गिनने बैठेंगे तो हर एक माइक्रो सेकंड में एक तारे को गिनने के बाद भी, मतलब इतनी अनलिमिटेड स्पीड होने के बावजूद भी, हम लोग कभी भी अपनी आकाश गंगा में मौजूद तारों को एक लाइफ टाइम में ना तो देख पाएंगे और ना ही गिन पाएंगे। तो सोचिए, इतने ज्यादा स्टार्स मौजूद है हमारी अपनी छोटी सी गैलेक्सी में, जो सच में छोटी है अगर आप लोग इसे बाकी के गैलेक्सी से कंपेयर करें तो। दोस्तों, तारे जिन पर इतने सारे गाने बन चुके हैं, तारे ने पसंद मैनू, इतनी सारी पिक्चरें बन चुकी है और ना जाने कितनी उपलब्धियां अभी भी इन तारों के नाम पर है, लेकिन फिर भी इतने सालों से हमारे बगल में होने के बावजूद भी हम इनके बारे में कितना कम जान पाए हैं। इवन हमारा सन, जो कि एक स्टार है, इस बात का पता भी हमें मानवता के विकास के बड़े सालों के बाद पता चला था और आज भी हमें आए दिन किसी न किसी नए तारे से मुलाकात करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, इन्हीं तारों की मौत आज भी एक रहस्य का विषय बनी हुई है और 50 साल पहले हम लोग तारों की मौत के लिए जिस चीज को रिस्पॉन्सिबल मानते थे, हमारी हर एक दशक बाद की रिसर्च में हमें वही विश्वसनीय दावे झूठे दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि जब हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ा और एडवांस होती है और जब हम अंतरिक्ष की गहराइयों में थोड़ा और झांकते हैं तो हमें फिर से कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे हमें वापस से अपनी पूरी स्टडी को शुरू से शुरू करना पड़ता है और फिर से स्टार की डेथ के ऊपर एक नई स्टडी को पब्लिश करना पड़ता है। अभी कुछ ही दिनों पहले तक हमें फिर यही लगता था कि हमें पता चल चुका है कि हमारे सूरज का अंत कैसे होगा या फिर बाकी सभी स्टार किस तरह से अपनी मौत को स्वीकार करते हैं। लेकिन जून जुलाई 2020 के एक रैंडम सैटेलाइट राउंड के बाद हमें फिर से एक और तस्वीर मिला और इसकी वजह से हमें वापस से स्टार की डेथ को लेकर अपनी नॉलेज को रिफाइन करना पड़ा और होपफुली इसके बाद हमें पता चल गया है कि आखिर इतने विशालकाय तारे ब्रह्मांड को फाइनली अलविदा कैसे बोलते होंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं एक तारे के अंतिम संस्कार के बारे में। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में वैसे तो बहुत से अलग अलग तरह के स्टार्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे सिर्फ दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि स्टार को अलग कैटेगरी में डालते हैं। पहला तो ऑफ कोर्स उस स्टार का मास और दूसरी उसकी डेंसिटी। अब दोस्तों, स्टार के मामले में साइज लिटरली डजंट मैटर्स, क्योंकि इस दुनिया का अब तक का पाया गया सबसे छोटा स्टार EBLM J055557AB सिर्फ और सिर्फ 60,000 किलोमीटर के डायमीटर का है, लेकिन उसकी डेंसिटी इतनी गजब है कि वो इतने कम साइज का होने के बावजूद एक स्टार बना हुआ है। और वहीं एक तरफ अपने जुपिटर को ही देख लो, कहने को सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है, लेकिन फिर भी यार एक प्लैनेट बनकर ही रह गया। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अब ऐसा क्यों हुआ, जुपिटर आखिर एक स्टार क्यों नहीं बन पाया? अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर जाकर देखना, लिंक ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों फैक्टर्स पर जज करने के बाद हम लोग बड़े और छोटे स्टार का अंत देखें तो बड़े स्टार्स का तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जब वो अपनी लाइफ के आखिरी स्टेज पर आते हैं तो वो अपने आप ही एक्सप्लोड होकर किसी सुपरनोवा को अंजाम देते हैं, जिससे कि कभी कभी ब्लैक होल का निर्माण होता है तो कभी कभी एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। लेकिन यार, छोटे स्टार्स की मौत हमेशा से ही एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री रही है। अब कहने को तो अपना सूरज भी एक स्मॉल स्टार के दायरे में ही आएगा और इसीलिए इसकी मौत का भी सिर्फ पार्शियल हिस्सा ही हमें पूरी तरह कंफर्म है। जैसे जब इसकी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस एग्जॉशन के कगार पर आने लगेगी तो सूर्य अपना आकार बढ़ाकर धीरे धीरे एक रेड जायंट का रूप लेने लगेगा। इस रेड जायंट इंसिडेंट के अंतर्गत आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल बाद सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि हमारे सौरमंडल के शुरुआती 3 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस और हमारी धरती इसके अंदर समा जाएंगी और उसके बाद एक बड़े से ब्लास्ट के साथ हमारी वही सन कंप्रेस हो जाएगी और एक व्हाइट ड्वार्फ का रूप ले लेगा। अब ये मौत की वो कहानी है जो हर छोटे स्टार के साथ घटती है, लेकिन इस व्हाइट ड्वार्फ का क्या होता है ये वैज्ञानिक इतने सालों बाद भी पता नहीं कर पाए थे। कुछ लोग कहते थे कि व्हाइट ड्वार्फ की रोशनी कुछ लाखों या करोड़ों सालों बाद खत्म हो जाती थी, जिसके बाद ये व्हाइट ड्वार्फ एक ब्लैक ड्वार्फ का रूप ले लेता था और वहीं से सारा किस्सा खत्म हो जाता था। तो वहीं दूसरी हाइपोथेसिस ये कहा करती थी कि व्हाइट ड्वार्फ कहीं ना कहीं से एनर्जी कलेक्ट करने के बाद खुद एक्सप्लोड हो जाते थे और अपनी एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया करते थे। लेकिन दोनों में से सच क्या था, इस बात से सब अनजान थे।
पर सिर्फ साल 2020 तक, जब नासा ने यह तस्वीर खींची। दोस्तों ये तस्वीर है YZ रेटिकुली की, जिसे खींचा जॉइंट जर्मन रशियन स्पेस टेलीस्कोप ई रोजिटा ने। दरअसल अपने दूसरे ऑल स्काई सर्वे के दौरान इस टेलीस्कोप को जानबूझकर ऐसे हिस्सों का निरीक्षण करने के लिए बार बार घुमाया जा रहा था जहां व्हाइट ड्वार्फ भारी मात्रा में पाए जाते हो। और अपने ऑब्जेक्टिव के तहत जब ऐसे इलाकों में उसने अपने 22 चक्कर काट लिए, तब तक उसे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अपने 23rd राउंड में धरती से 8250 लाइट ईयर्स दूर 15 जुलाई साल 2020 के दिन उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सरे फ्लैश मिला, जहां से काफी तेज रोशनी आ रही थी। और गौर से बाकी सभी तस्वीरों की जांच करने के बाद यह पता चला कि वो व्हाइट ड्वार्फ YZ रेटिकुली की इमेज थी। अब इस फ्लैश का सिंपल सा मतलब यह था कि व्हाइट ड्वार्फ एक्सप्लोड हुआ है, जिससे साल 1990 में जारी की गई कलेक्टिव थ्योरी सच साबित हुई। अब इस क्रांतिकारी तस्वीर के आ जाने के बाद हमें ये तो पता चल गया था कि जब एक बड़ा सा तारा व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील होता है तो उसका अल्टीमेट एंड किसी धमाके के साथ ही हो पाता है। लेकिन इस धमाके के पीछे का कारण क्या होता है, ये जानना अभी भी बाकी है। अब दोस्तों धमाके से याद आया, आप सबने द बिग बैंग के बारे में तो सुना ही होगा, एक धमाका जिसने हमारे ब्रह्मांड को जन्म दिया था। बट क्या आपको पता है कि बिग बैंग के एविडेंसेस असल में एक इनविजिबल लाइट में छिपी हुई थी, जिसे हम इंसान अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, जैसे कि इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स एक्सेट्रा। लेकिन फिर कैसे हमने इनविजिबल लाइट की डिस्कवरी की? कैसे इस डिस्कवरी ने हमें ब्रह्मांड का ये मैप दिया, जिसे हम अर्ली यूनिवर्स का मैप या फिर CMB कहते हैं? वेल ऐसे ही बहुत से सवालों का जवाब दिया है सर नील डिग्रेस टाइसन ने अपने बुक एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन ए हरी में। और आप इस बुक की बुक समरी सुन सकते हो कुकू FM ऐप पर, वो भी हिंदी में। प्ले स्टोर पर 4.5+ रेटिंग के साथ कुकू FM इंडिया का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें आप लिटरली हर जॉनरा की ऑडियो बुक सुन सकते हैं। अब अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से कुकू FM ऐप को डाउनलोड करते हैं और हमारे प्रोमो कोड ATV को यूज करते हैं, तो आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा, यानी कि 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि यह ऑफर सिर्फ शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए ही वैलिड है। अब दोस्तों एक व्हाइट ड्वार्फ ज्यादातर हमारे चंद्रमा से हमारी धरती के आकार का होता है, मगर इनके अंत को लेकर वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि इनके आसपास मौजूद हाइड्रोजन ही उनकी मौत का कारण बनता है। एज ऑफ नाउ कई केसेस में यह पाया गया है कि किसी स्टार के एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाने के बावजूद उसकी सतह पर हाइड्रोजन की कमी नहीं होती है, और उसकी सतह पर इस स्थिति पर पहुंच जाने के बावजूद हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। लेकिन इसके बाद भी अपनी कॉस्मिक एबिलिटीज के चलते वो व्हाइट ड्वार्फ अपने आसपास मौजूद पार्टिकल्स में से हाइड्रोजन तलाशता रहता है, और इसके लिए वो कहीं पर भी जूझ सकता है। अब हमारे डार्क स्पेस में भी बहुत से ऐसे पार्टिकल्स मौजूद रहते ही हैं, और अपनी नेचर की वजह से व्हाइट ड्वार्फ हाइड्रोजन को अपने ऊपर लेता चला जाता है, जिससे उसका मास और बढ़ जाता है और उसकी डेंसिटी भी लगातार इंक्रीज होने लगती है। अब किसी स्टार के मुकाबले एक व्हाइट ड्वार्फ की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो लिमिटलेस हाइड्रोजन को अपने अंदर ले ले, जिस वजह से उसके लिए एक लिमिट निर्धारित की गई है, जिससे ऊपर उसका मास जाना उसके विस्फोट का कारण बनता है। इस लिमिट को साइंस की भाषा में चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है। ये यूनिट सन 1930 में हमारे भारत के ही मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर द्वारा दी गई थी, जो थी कुछ 1.4 सोलर मासेस के बराबर। और ये लिमिट एक व्हाइट ड्वार्फ की कैपेसिटी थी, जिससे ज्यादा वो रेजिस्ट नहीं कर सकता। नाउ इन केस अगर कॉस्मिक वर्ल्ड में ऐसा हो जाता तो उसकी वजह से वो व्हाइट ड्वार्फ में थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन ट्रिगर करता, और यही थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन सुपरनोवा की छोटी बहन क्लासिक नोवा के नाम से भी जानी जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि इस मामले में हम लोग लकी थे, क्योंकि ये तस्वीर धमाके के 11 घंटे बाद की है, जिस वजह से ये नोवा हमें अपने फायरबॉल फेज में दिख रहा है। फायरबॉल फेज बेसिकली किसी स्टार के एक्सप्लोजन के बाद का एक ऐसा फेज होता है जिसमें बड़ी ही चमकदार रोशनी रिंग स्ट्रक्चर में किसी आग के गोले की तरह दिखाई देती है, और क्लासिक नोवा के केस में ये बहुत जल्दी डिसअपीयर भी हो जाती है। बल्कि ई रोजिटा के ही अगले और 24वें राउंड में ही हमें ये ब्राइटनेस नहीं दिख रही थी, और ऐसा भी नहीं था कि जैसे वहां पर कुछ हुआ हो, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इसका देखना हमारे लिए कितना ज्यादा रेयर था। और अगर गलती से भी ये तस्वीर 12 घंटे पहले इसी जगह पर खींचती तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे कॉस्मोस में ऐसा कुछ भी होता है। अभी तक तो खैर हमने इस बात का एक ही एग्जांपल देखा है, लेकिन यार आगे आने वाले समय में यह उम्मीद की जा सकती है कि हमें और भी ऐसे कई क्लासिक नोवाज को विटनेस कर सकेंगे, जिससे इस बात पर मोहर लग जाएगी कि यह घटना कोई कोइंसिडेंस नहीं थी, बल्कि एक नॉर्मल सच्चाई थी
क्योंकि यार ब्लैक ड्वार्फ वाली हाइपोथेसिस को अभी भी नकारा नहीं गया है, जिस वजह से इसी घटना का दूसरा हमशक्ल मिलना हमारी स्पेस स्टडी के लिए काफी जरूरी हो चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, एक तारे के व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाने के बाद उसका अंत एक्सप्लोजन से होता होगा या फिर वो एक ब्लैक ड्वार्फ बनकर अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाता होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर देना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना। मुझे ये बताओ कि एक व्हाइट ड्वार्फ और एक न्यूट्रॉन स्टार में से कौन आकार में ज्यादा बड़ा होता है, एक व्हाइट ड्वार्फ या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार? नीचे कमेंट में बताओ, देखते हैं किसने कितना सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने उस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।